हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो मुलान एकेडमी ने आर्य सफलता सीरीज 2023 लॉन्च कर दी है। आप लोगों ने इनरोलमेंट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से इस सीरीज में इनरोलमेंट कर ले ताकि आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सके। अगर आपने ऑलरेडी इनरोलमेंट कर लिया है तो टेस्ट देना भी शुरू करें। शुरू करते हैं पहला पेपर, उसका पार्ट 4 की वीडियो व्याख्या। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कथन दे रखे हैं और उसमें से पूछा है कि कौन सा इसमें सही है। पहला कथन है कि वीर कल्ला जी को शेष नाग का अवतार माना जाता है, ठीक है। और दूसरा कथन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो गणेश पोल है ना, वहाँ पे कल्ला जी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। इनमें से कौन सा सही है, पहला और दूसरा? केवल एक, केवल दो, यार इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, यानी पहला कथन सत्य है, यानी दूसरा कथन असत्य है। किस प्रकार असत्य है, सारी बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम कल्लाजी राठौड़ के बारे में जानते हैं। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? इनका जन्म हुआ मारवाड़ का जो सामियाना गांव है ना, वहां पे। कौन सा गांव है? सामियाना गांव, ठीक है। और अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनका बर्थ हुआ, यानी इनका जो बर्थडे है कौन से मंथ में आता है? आश्विन महीने में आता है। और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है तब इनका बर्थडे होता है। अगर सन में बात करें तो 1544, अगर संवत की बात करें यानी विक्रम संवत की बात करें तो 1601 में इनका जन्म हुआ। क्या मीराबाई से इनका कोई रिलेशन था? बिल्कुल, मीराबाई इनकी बहन थी, यानी कजिन थी, चचेरी बहन थी। अब इनके गुरुजी कौन थे कल्लाजी राठौड़ के? तो भैरवनाथ नाम है इनका, ये कल्लाजी राठौड़ के गुरुजी थे, ठीक है। अब कल्लाजी राठौड़ ये चर्चा में रहे। चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। कौन सा? थर्ड साका। थर्ड साका कब हुआ था? 1567 में। और उस समय चित्तौड़ पे शासनकाल किसका था? उदय सिंह का शासनकाल था। और आक्रमण किसने किया था? तो अकबर था, उसने आक्रमण किया था। और इस युद्ध में इन्होंने अपनी स्पेशल वीरता दिखाई थी, जिस कारण इनको इतनी प्रसिद्धि मिली। अब क्योंकि हालात ऐसे थे, जो उदय सिंह जी थे वो तो किला छोड़ के चले गए थे और इसी युद्ध में जयमल और फत्ता शहीद हुए थे और कल्लाजी राठौड़ भी इसी में चर्चा में रहे थे। तो क्या हुआ, इन्होंने जो जयमल है, जो इनका भतीजा था, उसके पैर में चोट लग गई तो उसको इन्होंने कंधे पे बिठा लिया और मारकाट करते हुए जो मुगल सैनिक थे उनको बुरी तरह से मारा था। तब किसी ने पूछा ये कौन, क्योंकि चार हाथ उस तरह से क्या दिख रहा था कि एक व्यक्ति और ऊपर से तलवार चलाई जा रही है दोनों हाथों से और नीचे से दोनों हाथों से तलवार चलाई जा रही है। तो कुल कितनी तलवार हो गई? 4 तलवार हो गई। तो उससे क्या कहा लोगों ने कि ये तो 4 हाथों वाला देवता है। तो इस प्रकार इनकी जो प्रसिद्धि हुई किस नाम से हुई? 4 हाथों वाले देवता के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। और किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का। वीर कल्ला जी की पूजा नाग के रूप में की जाती है। शेषनाग का अवतार माने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि नाग के रूप में ही पूजा होगी। और इनकी प्रतिमा कहाँ पे बनी हुई है? तो जो डूंगरपुर में एक क्षेत्र है सामलिया जी, जिसे कहते हैं सामलिया जी, वहाँ पे इनकी काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पे? सामलिया डूंगरपुर में है, ना कि चित्तौड़गढ़ के गणेश पोल के पास में। तो इस प्रकार हमारा जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है और पहला कथन इसमें क्या है, हमारा सत्य प्रतीत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ यानी जो मेवाड़ के आसपास का इलाका है वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी, मेवाड़ी, रांगड़ी या बांगड़ी? तो देखो, जो मेवाड़ का इलाका है उसके आसपास कौन सी बोली बोली जाएगी? तो सीधी सी बात है, वहाँ पे जो मेवाड़ी बोली है वो बोली जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ी। देखो, राजस्थानी बोलियाँ हैं उसके कई पार्ट हैं, जैसे मारवाड़ी कह दो, शेखावाटी कह दो, हाड़ौती कह दो, ढूंढाड़ी कह दो, है ना। तो ये राजस्थानी, अगर ये किस शैली के भाग है, हमारी जो राजस्थानी भाषा उसके ही भाग है ना। तो राजस्थानी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? शोर शैली। पहले देखो, शोर शैली भाषा थी, उससे अपभ्रंश होकर गुर्जरी अपभ्रंश बना और गुर्जरी अपभ्रंश से हमारी राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आई।
अच्छा, जो राजस्थान के आसपास जो बोली बोली जाती है, इसके लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम गियरसन। इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है राजस्थानी भाषा के लिए। जो बोलियां कौन कौन सी है? मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, डटकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, और भी काफ़ी नाम है। इसके अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ वाला इलाका है, ये अपना प्यारा राजस्थान हो गया। इसमें जो मेवाड़ वाला इलाका है, इधर कौन सी बोली बोली जाएगी? तो मेवाड़ी बोली इस एरिया में बोली जाती है। और महाराणा कुंभा ने जो नाटकों की रचना करी है, उसमें किस लैंग्वेज का उपयोग किया है? तो इन्होंने मेवाड़ी भाषा का इसमें उपयोग किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की किस वीरांगना ने पति की निशानी के रूप में अपना सर काट के दे दिया था? तो इन्होंने पति को, इनके पति ने निशानी मांगी तो उन्होंने अपना सर ही काट के दे दिया। कौन थी वो? रानी कर्मावती, वीर हाड़ी रानी, रानी पद्मिनी या रानी उमादे? तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा वीर हाड़ी रानी। वीर हाड़ी रानी, इनका वास्तविक नाम क्या था? सहल कंवर कह सकते हैं। तो कहाँ से संबंधित थी? तो जो बूंदी है ना, बूंदी के जागीरदार थे संग्राम सिंह, उनकी पुत्री थी ये। इनका नाम था सहल कंवर, और आगे जाके किस नाम से प्रसिद्ध हुई? ये हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। सहल कंवर का विवाह किसके साथ में हुआ था? जो सलुम्बर के जागीरदार थे, सरदार थे, उनका नाम था रतन सिंह, उनके साथ में इनका विवाह हो गया। अब जब शादी हुई उसी समय रतन सिंह को युद्ध के लिए जाना पड़ा, तो शादी हुई थी तो रतन सिंह के मन में उन्होंने कहा रानी से कि आप मुझे कुछ सेनानी दे दें ताकि आपको याद करता रहूं मैं। तो इन्होंने कहा कि आप युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो तो आपको मेरी नहीं मातृभूमि की याद होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा सर ही ले जाओ। तो इन्होंने अपना सर काट के ही सरदार को दे दिया था। इस कारण अब इस बात का वर्णन कहाँ मिलता है? क्योंकि हमारे आर्ट एंड कल्चर में पार्ट है साहित्य, राजस्थानी साहित्य और संस्कृति, उसमें पूछ सकता है कि जो सेना, इस प्रकार की हाड़ी रानी की जो कथा है वो कौन सी कविता में वर्णित है? तो सेनानी नाम की एक कविता है जिसको मेघराज मुकुल द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मेघराज मुकुल के द्वारा। और इस कविता का नाम इन्होंने दिया सेनानी, या चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दियो क्षत्राणी। इस प्रकार से इस कविता की शुरुआत होती है। तो इस कविता में ये सारी गाथा हमें मिलती है। तो हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था? सहल कंवर। कौन से राज्य से संबंधित थी? बूंदी राज्य से संबंधित थी। संग्राम सिंह की पुत्री थी। विवाह किससे हुआ? तो सलमपुर के जो सरदार थे, जागीरदार थे, रतन सिंह, इनके साथ में इनका विवाह हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। मिर्जा राजा जय सिंह को जो मिर्जा की उपाधि है वो शाहजहां ने थी। दूसरा कथन है मिर्जा राजा जय सिंह का काछवा वंश में सबसे कम अवधि का शासनकाल रहा। तीसरा कथन है पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। और चौथा कथन है मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि द्वारा जय सिंह चरित्र की रचना की गई थी। अब इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो जो ऑप्शन बी दे रखा है, यानी मिर्जा राजा जय सिंह का काछवा वंश में सबसे कम समय के लिए इन्होंने कार्य नहीं किया था। इन्होंने सर्वाधिक समय के लिए कार्य किया था, ना कि सबसे कम समय के लिए। बाकी सारे कथन सत्य हैं कि मिर्जा राजा को जो शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने दी। ठीक है, ये कथन सत्य है। पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य और शिवाजी के मध्य। जो शिवाजी है अपने और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, क्योंकि जो मिर्जा राजा जय सिंह थे ये कौन थे? ये मुगल सेना के प्रधान सेनापति थे और इन्होंने जो मराठा साम्राज्य है उस पर चढ़ाई करी थी। तो इनके मध्य जो संधि हुई थी उस संधि का नाम है पुरंदर नाम की जगह पे हुई थी, पुरंदर की संधि। और मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, उनका नाम है जय सिंह चरित्र की इन्होंने, मिर्जा राजा के जय सिंह के दरबारी कवि कुलपति मिश्र, इन्होंने जय सिंह चरित्र की रचना करी। अब इनका कार्यकाल सबसे कम समय के लिए नहीं, सर्वाधिक समय के लिए रहा। लगभग 46 ईयर के आसपास इन्होंने काछवा वंश की, यानी जयपुर राज्य है, आमेर राज्य है, वहां पे शासन किया था। तो ये सर्वाधिक, काछवा राजवंश में सर्वाधिक समय तक शासनकाल करने वाले कौन थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह थे। इन्होंने
3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। जहांगीर के साथ किया, जहांगीर के बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब के साथ भी इन्होंने कार्य किया। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि मिर्जा राजा जय सिंह ने किन किन मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था? तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने जयगढ़ का दुर्ग बनवाया और औरंगाबाद में जय सिंहपुरा एक गांव, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। अब बिहारी ने लिखी बिहारी सतसई, और राम कवि है, उन्होंने लिखी थी जय सिंह चरित्र। तो जय सिंह चरित्र है वो किसने लिखी है? कुलपति मिश्र नहीं, बल्कि राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना करी है। कुलपति मिश्र द्वारा 52 ग्रंथों की रचना की गई थी। अब कुलपति मिश्र भी इनके दरबारी कवि थे, ये कह सकते हैं। तो देखो बिहारी जी हो गए, राम कवि हो गए, उसके अलावा कुलपति मिश्र हो गए। ये तीनों कौन है? ये तीनों मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में कवि थे और इनको इन्होंने आश्रय प्रदान किया था। अब राम कवि का योगदान क्या हो गया? इन्होंने जय सिंह चरित्र की रचना करी, कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथों की रचना करी, और बिहारी ने, हमको पता ही है, बिहारी सतसई की रचना करी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बड़ली शिलालेख कहाँ से मिला है? नगरी उदयपुर से, गिलोट, ये मिलोट नहीं, गिलोट माता मंदिर है अजमेर से, नागदा गांव उदयपुर से, गठियाला जोधपुर से। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो गया क्या? गिलोट माता टेम्पल अजमेर से बड़ली शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है बड़ली का शिलालेख? गिलोट माता टेम्पल से। तो आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, ये इस प्रकार से शिलालेख मिला है, लिखा हुआ, जो जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बड़ली शिलालेख के नाम से जानते हैं। और कहाँ से मिला है? तो अजमेर के अंदर गिलोट माता का मंदिर है, वहां से प्राप्त हुआ है। कब का है? तो 443 ईस्वी, 400 मतलब लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है ये, और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है इसे। इसमें जो लिपि लिखी हुई है, तो इस प्रकार की जो लिपि होती है उस लिपि को कहते हैं ब्राह्मी लिपि। और कहाँ पे? तो अजमेर में। अजमेर में भी कहाँ पे? तो इतना डिस्टेंस नहीं पूछेंगे कितने किलोमीटर कितने मीटर है, लेकिन हमें इतना जरूर याद रखना है कि ये अजमेर ज़िले में अवस्थित है। और गिलोट माता मंदिर कहाँ होगा? तो सीधी सी बात है, वो भी अजमेर ज़िले में ही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के उपरांत, यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी साहब ने करी थी 1931 में। ये तो एक बात हो गई। अब इसका पुनर्गठन हो गया। अब पुनर्गठन के बाद में सबसे पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री, चिरंजीव लाल मिश्र, जमनालाल बजाज या कपूरचंद पाटनी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चिरंजीव लाल मिश्र को इसके पुनर्गठन के पश्चात इसका अध्यक्ष बनाया गया था जयपुर प्रजामंडल का। अब जयपुर प्रजामंडल 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा इसकी स्थापना कर दी, ठीक है। इन्होंने लेकिन शुरुआत में इतना एक्टिव नहीं रहा, लेकिन बाद में 1936 में क्या सेठ जमनालाल बजाज है ना, इन्होंने इसको वापस एक्टिवेट किया और इसको पुनर्गठित किया। अब पुनर्गठन किया तो इसका जो अध्यक्ष बनाया तो वो किसको बनाया था? चिरंजीव लाल मिश्र को। और जो इसका सेक्रेटरी बनाया था वो किसे बनाया? शास्त्री जी को, हीरालाल शास्त्री को इसका सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। अब बाकी लोग कार्यकारिणी में कौन कौन थे? तो कपूरचंद्र पाटनी, हरीशचंद्र शर्मा, चिरंजीव लाल अग्रवाल, हंस डी राय कार्यकारिणी में थे। तो प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, हरीशचंद्र शर्मा, चिरंजीव लाल अग्रवाल, हंस डी राय, इनका संबंध किस प्रजामंडल से? तो हमारा उत्तर क्या होगा? जयपुर प्रजामंडल से इनका संबंध है। अब 1937 में इस प्रजामंडल ने कार्य करना शुरू हुआ। अब शुरुआत में तो क्या हुआ, जो चिरंजीव लाल मिश्र साहब है ये इसके अध्यक्ष बन गए, लेकिन 1938 में जमनालाल बजाज है ना, वो इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और पहला अधिवेशन यानी 1937 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था इस प्रजामंडल ने, लेकिन इसका अधिवेशन सबसे पहला इसके दूसरे अध्यक्ष के कार्यकाल में हुआ था, यानी जमनालाल बजाज के अध्यक्ष के कार्यकाल में हुआ। कब हुआ? तो मई के महीने में 1938 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। 1938 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से क्या हुआ, जो शेखावटी किसान सभा है ना, उसका मर्जर भी कर दिया, किसमें? जयपुर प्रजामंडल में कर दिया। यानी इससे क्या हुआ, तो जयपुर प्रजामंडल है वो थोड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। और शेखावटी किसान आंदोलन, इसकी चर्चा तो कहाँ तक हुई है? तो लंदन का जो सेंट्रल हॉल है वहाँ तक इसकी चर्चा हुई है, यानी लंदन का जो कह सकते हैं संसद भवन तक इसकी चर्चा हुई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सबसे प्राचीन अभिलेख
अगर भारत के इतिहास की बात करते हैं और अभिलेखों की बात करते हैं तो सबसे पुराने अभिलेख है वो कहाँ से मिले हैं? तो जो मध्य एशिया है ना, वहाँ की एक जगह है बोजोकोई, वहाँ से मिले हैं। और उस अभिलेख में जो हमारे वैदिक देवता हैं उनके नाम मिलते हैं। और दूसरा कथन है कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो इससे क्या कह रहा है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? तो इसमें जो पहला कथन है ना, ये बिल्कुल सत्य है कि प्राचीनतम अभिलेख है वो मध्य एशिया के बोजोकोई से प्राप्त हुए हैं और उसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। लेकिन दूसरा कथन है वो बिल्कुल गलत है कि सबसे पुराने अभिलेख है वो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं बल्कि किसके हैं? वो अशोक के हैं। और वैसे कौन से हो गए? ये प्रश्न कॉन्ट्रा है एक दूसरे में। सबसे प्राचीन अभिलेख अगर बोजोकोई वाला बता रहा है तो वो ही मान्य होगा। तो कहाँ पे बोजोकोई? तो सेंट्रल एशिया है ना, मध्य एशिया, वहाँ पे जो तुर्की वाला इलाका है वहाँ पे ये अभिलेख मिले हैं। इसकी खोज किसने की? तो विंकलर महोदय, यानी हुगो विंकलर इनका नाम है, एक विद्वान है। उन्होंने 1907 यानी 1907 के अंदर बोजोकोई अभिलेखों को खोजा। अब बोजोकोई अभिलेख तो मिल गए, अब इसको पढ़ने का प्रयास किया तो ये स्पष्ट हुआ कि इसमें जो लिखने की लिपि है उस लिपि का नाम है किलक लिपि। कौन सी लिपि है? जिसे किलाक्षर लिपि भी कहते हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो भाषा कौन सी है? वो है संस्कृत लैंग्वेज। अच्छा, इसमें कहा गया वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अब प्रश्न यह आ गया कि बोजोकोई अभिलेख है, इसमें कौन से देवताओं के नाम मिलते हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा? इसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम है। एक का नाम है इंद्र, एक का नाम है मित्र, एक का वरुण, एक का नासत्य, नास्ते कह सकते हैं। इन्हें अश्विनी कुमार के नाम से भी जाना गया है। तो इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते के नाम से 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख बोजोकोई अभिलेख में मिलता है। ये जो अभिलेख है वो कीलक लिपि में लिखा गया है। इसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है वो संस्कृत है और इसकी खोज 1907 में विंकलर महोदय द्वारा की गई। कितना पुराना है? तो लगभग 1400 ईस्वी पूर्व पुराना है। कह सकते हैं कि 2100 साल तो ये हो गए, 1400 साल वो हो गए, लगभग 3500 साल आज से पुराने अभिलेख मान के चल सकते हैं। अब ये अभिलेख मिला, इसमें आर्यों का नाम का उल्लेख है। तो अब इसे बेस बना के कई सारे विद्वानों ने कहा कि आर्य भारत में आए तो ये मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि मध्य एशिया में इनके कुछ अवशेष मिले हैं। वो सॉलिड भी है, उनका जो तर्क है वो सॉलिड भी बनता है। इसमें 2 राजाओं के बारे में बताया गया है। एक तो हितियों के राजा थे सूफी फिलियस और मिस्र के राजा मितानी के बारे में, और उनके बीच में आपस में हुई संधि का भी उल्लेख इन अभिलेखों के अंदर मिलता है। लेकिन आपको जो याद करने वाली बात है, कौन कौन से वैदिक देवताओं के नाम है, किसने खोज करी, कब करी, कौन सी लिपि में है और कौन सी भाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे सामने मिलान करना है हमें कि परिवार को क्या कहते हैं, परिवार का मुखिया के किस नाम से जाना जाता है, गांव का प्रधान किस नाम से जाना जाता है, ग्रामों के समूह के अधिकारी को क्या कहते हैं। तो देखो, परिवार है, परिवार को किस नाम से जाना गया है? इसे कुल के नाम से जाना गया है। यानी परिवार को क्या कहा गया है? कुल परिवार को कहा गया है। उसके बाद में परिवार का मुखिया, उसे क्या कहा गया है? कुल का मुखिया कुलप हो जाएगा। फिर गांव का प्रधान, गांव का जो हेड होगा उसे क्या इस नाम से जाना गया है? ग्रामीणी, ऋग्वैदिक समाज की बात कर रहे हैं। और गांव के समूह का अधिकारी होगा विस्पति, ये विष नहीं होगा, विस्पति होगा। गांव के समूह का अधिकारी होगा विस्पति। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज में राज्य की जो सबसे छोटी इकाई थी उसका नाम क्या है? परिवार। ऋग्वैदिक समाज में राज्य की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम है परिवार। परिवार को कुल कहा गया है और कुल के मुखिया को कुलपति कहा, कुलप कहा गया है, गृहपति कहा गया। अनेक परिवारों के मिलके कई सारे परिवार मिल जाएंगे तो क्या निर्माण होगा? ग्राम। और ग्राम के जो हेड होगा, जो सरपंच होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ग्रामीणी। अब कई सारे गांव मिल गए। ठीक है, अब कई सारे गांव मिल गए, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विस। क्या कहेंगे? विस। और जो विस का हेड होगा, विस का कप्तान होगा, यानी विस का मतलब वर्तमान में जो जिला इकाई है ना, वो विस के समकक्ष मान सकते हैं। और उसका जो हेड होगा उसे क्या कहेंगे? विस्पति। अब कई सारे जिलों से एक प्रकार राज्य का निर्माण होता है, वैसे कई प्रकार के विषयों से मिलकर एक जन का निर्माण होता है। और जो जन का हेड होता है उसे कहते हैं राजन। यानी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जो पोस्ट है ना, लगभग वो पोस्ट होगी राजन की।
तो इस प्रकार ये जो व्यवस्था थी ये ऋग्वैदिक काल में थी। तो परिवार को कुल कहा गया है, परिवार का मुखिया कुल्लप कहा गया है, गांव का प्रधान होगा ग्रामीणी, गांव के समूह का जो अधिकारी विश्वपति, गांव के समूह को विश कहा गया है। ठीक है, क्लियर है बात। आगे चलते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में टी फेंथलर ने की गई थी और चौथा कथन है कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ये सारे ही कथन सत्य है, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। क्या कहा गया है, जो रानी का अभिलेख मिलता है हमें उसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, तो कौन से अभिलेख को कहा गया है, तो जो अपना कौशाम्बी अभिलेख है, कौन सा अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, इसे कहा गया है रानी का अभिलेख। अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा अभिलेख है। तो पूछे कि सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो इस प्रकार से 7 को इतना लंबा कर लो, तो 7वां अभिलेख है वो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। और अशोक के जो शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो फेंथलर, टी फेंथलर नाम के व्यक्ति है, इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। कब, 1750 में, यानी 1750 में। अब अशोक के अभिलेख है, कई प्रकार के प्रश्नों में इस प्रकार पूछा जाता है कि अशोक के पहले अभिलेख में किस बात की चर्चा की गई है, दूसरे में किसकी, तीसरे में किसकी, या इस बात की चर्चा अशोक के कौन से शिलालेख में, कौन से नंबर के शिलालेख में की गई है। तो अशोक का जो पहला वृहत शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा अशोक के पहले शिलालेख में की गई है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि सारे मनुष्य मेरी संतान की तरह है। अशोक क्या कहते हैं पहले शिलालेख में, कि जितने भी मनुष्य हैं वो मेरे संतान की तरह है। तो यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है और ये बिड़ते ही है, तो सभी मनुष्य मेरी संतान है, इस प्रकार की बात अशोक अपने पहले ही शिलालेख में करता है। दूसरा शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मानव चिकित्सा की बात करी गई है दूसरे शिलालेख में, इट्स ओके, लेकिन दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा की भी बात की गई है। अब बोलो उस समय पशु चिकित्सालय की बात करना, ये अशोक के दूसरे शिलालेख में की गई है। तीसरा शिलालेख, इसमें चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र की चर्चा की गई, ये रखने वाली बात है। और नहीं, ये दूसरे शिलालेख में की गई है। ये भी चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र की चर्चा दूसरे शिलालेख में की गई। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई है और हर 5 वर्ष वो दौरा करेंगे कहाँ पे, जो दम स्थान है ना वहां पे। चौथा शिलालेख धर्मांचरण के बेरीनाथ द्वारा दम्म का उद्घोष, यानी अशोक ने बेरीनाथ का मतलब दम्म का उद्घोष किया, उन्होंने धम्म को अपनाया था अशोक ने। तो दम्म का बेरीनाथ यानी जनता को प्रचारित करना, ये चौथे अभिलेख के अंदर उन्होंने उल्लेख किया गया है। और 5वां अभिलेख दम महामात्रों की नियुक्ति, ये दम महामात्र नियुक्त किए गए, उसके बारे में उल्लेख किया गया 5वें शिलालेख में। और साथ ही मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था की भी बातें इसमें से निकल के आती है, इसको अगर अध्ययन करते हैं ध्यान से तो। और 6ठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और 7वां अभिलेख है वो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता, टॉलरेंस की बात की गई है। यानी वर्तमान अगर कालखंड की बात करें तो हम अक्सर इस शब्द का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, सहिष्णुता, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ विभिन्न एथनिसिटी के लोग रहते हैं। अभी मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है ना, आपस में ही हम उलझ रहे हैं। तो किस बात को नहीं समझ रहे, वो सहिष्णुता को नहीं समझ रहे। हमें सहिष्णु होना पड़ेगा एक दूसरे के प्रति, और उससे क्या होगा, हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। और इसकी शिक्षा हमें बहुत पहले दी जा चुकी है, अशोक के समय से। और कौन से शिलालेख में दी गई है, तो वो अशोक का जो 7वें नंबर का शिलालेख है ना उसमें दी गई है। ठीक है, और सबसे लंबा शिलालेख भी कौन सा है, 7वां। और इसमें किस बात की गई है, सहिष्णुता की। चोल राजवंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें राजस्व विभाग का जो हेड होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड है, उसे क्या क्या कहा गया है, एरियारम वरित्योतकारक कलंजू या फिर काशु। तो इसे कहा गया है वरित्योतराक के नाम से जाना गया है। और चोल साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। चोल साम्राज्य की बात आती है ना तो 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक है राजेंद्र चोल और एक है राजराजा चोल। और ये प्रेरणादायक व्यक्ति है, तो इनका अध्ययन हमें करना चाहिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके।
राजस्व विभाग के प्रमुख को वरित्तोत्तराक कहा गया है। और कर के स्रोत क्या कहते हैं? टैक्स कैसे से सीमा शुल्क लेते थे, ये साझेदारी कर लेते थे, नमक टैक्स लेते थे, उद्योग टैक्स, खान टैक्स, जंगल टैक्स, विवाद टैक्स लेते थे। ठीक है। तालाबों की मरम्मत करने के लिए एरियारम नाम का टैक्स लिया जाता था। तो एरियारम क्या है? एक टैक्स है। किस संदर्भ में टैक्स लगाया गया? तालाबों की मरम्मत करने के संदर्भ में ये टैक्स को लगाया गया। चोल काल व्यवस्था की बात करें तो उस समय जो स्वर्ण सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, उनको कलंजू या कासु कहा जाता था। कलंजू या कासु? कलंजू क्या है या कासु क्या है? ये सोने के सिक्के हैं और चोल काल में इनको चोल काल में उपयोग किया जाता था। अगर कर ना दे तो जिस प्रकार जैसे आजकल तो सरकारी स्कूल में सज़ा नहीं देते हैं, लेकिन पहले देते थे कि जो बच्चा पढ़ाई ढंग से नहीं करता उसे धूप में खड़ा कर देते थे थोड़ी देर के लिए। तो उस प्रकार का छोटा मोटा सज़ा इनको दी जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये रिजिड हो गया टैक्स कलेक्ट करना, जनता दुखी हो गई। राजराजा तीसरा था ना, राजराजा तृतीय और कुलोत्तुंग प्रथम, इनके समय जनता ने क्या कहा? भाई साहब बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हो। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और ये टैक्स लेके करते क्या थे? तो जैसे आप थोड़ा बहुत राजेंद्र प्रथम और राजराजा प्रथम के बारे में जरूर पढ़ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर आपने किसी चीज़ को लेकर ठान लिया है ना, तो आप किस प्रकार से पूरा कर सकते हो, ये उनकी कहानी से हमें विदित हो सकता है। तो ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्च करते थे और नेवी को ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग की थी इन्होंने। आगे चलते हैं। जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र की मूर्तियां हैं, है ना। तो हम अक्सर पढ़ते हैं। तो मूर्तियां किसकी बनी हुई है? पत्थर की, लकड़ी की, धातु की या कांच की? तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो मूर्तियां बनी हुई है वो लकड़ी की बनी हुई। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। तो किस किस की मूर्तियां हैं? तो भगवान जगन्नाथ की है, उनके भाई बालभद्र की है और उनकी बहन है सुभद्रा, उनकी मूर्तियां हैं। किससे निर्मित है? काष्ठ से निर्मित है। और ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। और वर्तमान जो मंदिर आपको दिख रहा है बेहद ही खूबसूरत मंदिर है, इसका निर्माण कार्य शुरुआत किया था कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने। फिर ओडिया के शासक थे अनंग भीमदेव, इन्होंने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप बनवा दिया। बाद में एक अफगान शासक था काला पहाड़, उसने हमला किया, मंदिर को तोड़ दिया। तो बाद में विग्रह को कहीं दूसरी जगह ले जाया गया। लेकिन बाद में रामचंद्र देव है ना, वो राजा बने तो इस विग्रह को वापस मंदिर के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, समझ गए। तो मूर्तियां किस किस की है? सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ की है। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। और इसका निर्माण, मंदिर का निर्माण, वर्तमान मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया? अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने करवाया। और फिर इसका अंतिम रूप दिया था अनंग भीमदेव ने, जो ओडिया के शासक थे। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज, इसकी इंडिका है ना। अब इंडिका तो मिलती नहीं है, उसके अंश मिलते हैं अलग अलग किताबों में। तो किन की किताबें मिले हैं? एरियन, स्टेबो, प्लिनी या लीवी। तो देखो, एरियन, स्टेबो और प्लिनी का नाम तो पढ़ा है, लेकिन लीवी का पता ही नहीं। इसका मतलब एरियन, स्टेबो और प्लिनी की किताबों में इंडिका के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अगर मेगास्थनीज की बात करें, इंडिका की बात करें, तो मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत, यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसके दरबार में था। उसने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। अब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था कब से कब तक? 304 से 299 ईस्वी पूर्व तक। कहां पे? पाटलिपुत्र में रहा। क्या मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो मूल रूप में उपलब्ध नहीं, वो अलग अलग लेखकों की किताबों में मिलती है। प्लूटार्क की, जस्टिन की, स्ट्रेबो की, प्लिनी की, एरियन की किताबें मिलती है। और हमारे जो जैन ग्रंथ है उन्होंने मेगास्थनीज के बारे में चर्चा की है। इन्होंने जो मेगास्थनीज है उनको नग्न साधु के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है? नग्न साधु के नाम से जाना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची दे रखी है और हमें करना है मिलान। पुस्तक है और पुस्तक के लेखक को बताना है। अमरकोश किसने लिखी है? काव्य मीमांसा, वृहत कथा मंजरी और स्वप्नवास वदता। तो देखो, अमरकोश अमर सिंह ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? अमर सिंह ने। और विश्व का पहला समानांतर कोश है थेसोरस है। थेसोरस एग्जैक्टली क्या है ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि विश्व का पहला थेसोरस है। इसे आप याद कर लो। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी 4वीं शताब्दी के नवरत्नों में से, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उनमें से
ये अमर सिंह जी भी थे। फिर काव्य मीमांसा की रचना करी चंद्रशेखर ने। किसने करी है? राजशेखर ने, सॉरी चंद्रशेखर ने नहीं, राजशेखर ने। अमर कोश की अमर सिंह ने, काव्य मीमांसा की राजशेखर ने रचना करी। और इसका काव्य मीमांसा का केवल एक ही अधिकरण प्राप्त है, कई सारे अधिकरण बनाए गए हैं, लेकिन इसमें जो कवि रहस्य नाम से अधिकरण है ना, वो ही प्राप्त है, बाकी वर्तमान में अप्राप्त है। भविष्य में हो सकता है कहीं मिल जाए। बाकी वृहत कथा गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई है। वृहत कथा का मतलब होता है लंबी कथा, ठीक है, वो तो स्पष्ट है शब्द से ही। और स्वप्नवास वदता भास के द्वारा लिखी गई है। इसके 6 पार्ट है, 6 अंक है। और क्षेमेंद्र के वृहत कथा मंजरी और सोमदेश की कथा सरित सागर पर आधारित यह नाटक समग्र संस्कृत वांग के दृश्य काव्यों की आदर्श कृति मानी गई है। तो इसके जो जीस्ट लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? वृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर से लेके स्वप्नवास वदता को बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं मुगलकालीन साम्राज्य की, मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो देखो सीधी सी बात है, रजिया सुल्तान ही थी। कब से कब तक? तो 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत में इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने प्रजा प्रथा त्याग दिया था और बाकायदा पुरुषों की तरह ये आती थी और शासन व्यवस्था चलाती थी। इल्तुतमिश की बेटी थी और इन्होंने वजीर मुइजुद्दीन को वजीर बनाया था और कबीर खां अयाज को लाहौर का इक्तदार नियुक्त किया था। तो पहली मुस्लिम शासिका 1236 से 1240 रजिया सुल्तान। बाकी आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल के पार्ट में हम इससे आगे के प्रश्नों को लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।